आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा 6 पार्ट 1 है इसका सेकंड बुक से। सीबीएसई का जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कराने वाला हूँ। ये वही चैप्टर है जिसमें आपातकाल हमने पढ़ा था। ठीक है, आपातकाल वाला जो टॉपिक था लास्ट ईयर तक, अभी भी आपातकाल का टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जुड़ी हैं वो आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च करो, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने चैप्टर ये हैं। आपके कुछ चैप्टर के नाम भी चेंज हुए हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। पहले इस चैप्टर का ये जो 6 चैप्टर होता था हमारी किताब में, इसका नाम होता था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब के समय में इसका जो नया नाम है वो है डेमोक्रेटिक रिजर्जेंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पुराने टॉपिक हैं जो कि किताब में आपको मिलेंगे, और हमको जो पढ़ने हैं वो ये वाले टॉपिक हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखिए, हमें पढ़ना है जयप्रकाश नारायण और टोटल रिवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमें राम मनोहर लोहिया और समाजवाद के बारे में पढ़ना है, सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है, नेशनल इमरजेंसी आपातकाल जो हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बारे में पढ़ना है, और आगे ये जो टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट, बैकवर्ड एंड यूथ वगैरह जो था, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर हम इस वीडियो की बात करें जो आप देख रहे हो, तो ये इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखने वाले हैं, और पार्ट 1 में मैं आपको केवल और केवल जयप्रकाश नारायण टोटल रिवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ये पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं ताकि आपको जेपी नारायण के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। अगर हम बात करें गांधी और नेहरू, इनके बाद अगर कोई बड़ा नाम आता है तो जयप्रकाश नारायण आपको यहाँ पे याद होगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति कई जगह पे आपको समग्र क्रांति के नाम से भी ये टॉपिक मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही टॉपिक होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पार्ट 1 में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसी इंट्रोडक्शन को डीप में पढ़ते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को अगर हम देखें तो युवावस्था में ये मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके महासचिव, संस्थापक महासचिव हैं। 1942 के जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें नायक की भूमिका निभाई थी इन्होंने। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए थे। नेहरू ने इनको अपनी कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया था, परंतु इन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था कि ठीक है, क्योंकि शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि इन्हें सत्ता का मोह नहीं था। 1955 के बाद ये सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, गांधीवादी बन चुके थे। उसके बाद इन्होंने भूदान आंदोलन में शामिल हुए थे। नगा विद्रोहियों जो थे उनका बीच में समझौता करवाया, कश्मीर में शांति का प्रयास किया, चंबल के जो डकैत थे उनसे आत्मसमर्पण कराया, बिहार आंदोलन के नेता, आपातकाल का विरोध के प्रतीक बने, जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत। जितनी भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब कुछ आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो जेपी नारायण थे, इनका जन्म जो हुआ था वो 1902 में हुआ था। ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, आपको ये याद रखना है। अब ये जो जेपी नारायण हैं, अब आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो जेपी नारायण थे इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, भारत के किस राज्य में इनका जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, जेपी नारायण का जन्म 1902 में हुआ, इतना आपको याद हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, लोकनायक इनके नाम के आगे लगाया जाता है। ठीक है, आपने दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल सुना होगा, LNJP, ये भी इन्हीं के नाम पे, लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल। ठीक है, इनके नाम पे पटना में एक हवाई अड्डा भी है। और आगे देखते हैं, 1922 में यह अमेरिका चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे गए, वहाँ पे काफ़ी मतलब पैसों की इन्हें दिक्कत थी, इन्होंने कई सारे काम किए, सब्जी वगैरह बेची, वेटर का काम करा, मतलब किसी तरीके से वहाँ पे रुके और वहाँ पे पढ़ाई करी। और मार्क्सवाद से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे वहाँ पे ये, इन्होंने मार्क्सवाद के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो मैंने मार्क्सवादी विचारधारा पे एक वीडियो बनाई है, ये बीए का टॉपिक है। आप वीडियो सर्च करेंगे मार्क्सवादी राजनीति की मार्क्सवादी विचारधारा, तो आपको वीडियो मिलेगी, आप वहाँ से डीप समझ सकते हैं। तो 1922 में अमेरिका गए, मार्क्सवाद को बहुत पढ़ा, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, प्रारंभ में अगर हम बात करें तो ये मार्क्सवादी विचारधारा को मानते थे। जब ये 1929 में भारत आए,
भारत आए तो भाई इनसे नेहरू जो थे वो बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित थे। तो नेहरू ने क्या कहा, नेहरू के ने इन्हें कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, हमारी कांग्रेस में जुड़ो, और आप हमारे मंत्रिमंडल की भी बात कर रहे थे कि भाई बाद में जब सरकार बनी थी इनकी, क्या कहते हैं, नेहरू की, अगर हम बात करें देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, तो इनको ऑफर दिया गया था कि आप हमारी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाओ, उस समय की बात है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये उसमें शामिल नहीं हुए, आगे समझाऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो 1929 में नेहरू ने इन्हें कहा कि आप हमारी कांग्रेस ज्वाइन करो, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बाद में महात्मा गांधी से जुड़े, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए गांधीवादी विचारधारा से, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़े, जेल भी गए, ठीक है, देश के लिए जेल भी गए। 1932 में जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर जब आए, बाद में इन्होंने 1934 के आसपास की बात है, कांग्रेस में रहकर ही एक अलग पार्टी बनाई जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है, ठीक है। बाद में इनको अलग होना पड़ा बिल्कुल, जब कांग्रेस ने अपने नियम चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, या कांग्रेस समाजवादी दल जो है, उसको बनाने वाले जो हैं आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता जो थे, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। और भी बहुत सारे नेता इसमें शामिल हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एनसीईआरटी में आपके सामने सोशलिस्ट पार्टी है, आप यहाँ पे विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल विस्तार से। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, केवल आपको मैं जो बता दूँ, आपको इसके नाम याद रखने हैं नेताओं के जो इसमें शामिल थे, जैसे कि जेपी नारायण, ठीक है, अशोक मेहता, और ये आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एसएम जोशी, ये सभी समाजवादी दलों के नेता थे, ठीक है। यानी कि ये सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाला नेता थे। तो इसी में जयप्रकाश नारायण भी थे, इसी में आचार्य नरेंद्र देव भी थे। अब क्या हुआ भाई कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें क्या था, क्योंकि देखो जयप्रकाश नारायण जो थे, इनकी लाइफ के 3-4 फेज माने जाते हैं कि बहुत सारे बदलाव हुए इनकी जिंदगी में। मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा कि एक समय ऐसा था जब ये मार्क्सवादी विचारधारा को बहुत अच्छा मानते थे, ठीक है। एक समय ऐसा आया जिस समय में ये गांधीवादी बन गए, यानी गांधीवादी विचारधारा को बहुत सही मानने लगे। अगर आप मार्क्सवाद के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्क्सवाद में कहीं ना कहीं हिंसा का सहारा लिया जाता है, यानी हिंसा की बात होती है। लेकिन गांधीवादी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हिंसा की तो कहीं बात ही नहीं होती, यहाँ पे टोटल हिंसा की बात होती है। यानी दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से काफ़ी आपको अलग मिलेंगी। तो इन्होंने पहले मार्क्सवादी विचारधारा, बाद में गांधीवादी विचारधारा, उसके बाद ये संत आचार्य विनोबा भावे के साथ जुड़े, फिर वहाँ पे बिल्कुल इनकी विचारधारा बदल गई, और लास्ट में जो टोटल रिवोल्यूशन जो आप पढ़ते हो वो तो आपको बताऊंगा, वहाँ पे तो इनकी बिल्कुल अलग भूमिका दिखेगी। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के साथ जुड़े और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो भाई ये जेल से भागने में सफल हो गए। 1942 में जेल से भाग गए जब इनको उसमें जेल में डाला गया। 1943 में दोबारा पकड़ लिया गया और दोबारा से जेल में डाल दिया गया। जब जेल में दोबारा डाला गया तो 1946 में ये जेल से बाहर आए, रिहा हो गए। तो उसके बाद जब जेल से आए 1946 में, तो पूरे देश में नाम फैल गया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया दोनों ही नायक बनकर उभरे, और ये दोनों ही समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, समाजवादी नेता के रूप में देखे जाते हैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और एक पॉइंट ये मुझे स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए था, पर आपको लास्ट में बता रहा हूँ, याद रखें कि 1999 में इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला। अब आप कहोगे कि इनकी जो मौत थी, इनकी मौत तो यहाँ पे आप देखोगे इनकी मौत जो है 1979 में हो गई थी, फिर इनको 1999 में कैसे भारत रत्न अवार्ड मिला। तो आपको याद रखना कि इनको मृत्यु के बाद मिला था, ठीक है, भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे इनके बारे में। आगे देखो, सर्वोदया, आचार्य विनोबा भावे जो थे उनके साथ जुड़े जेपी नारायण, और उन्होंने क्या करा, जमीन दान मांगा। जमीन दान को भूदान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आखिर था क्या, पूरी स्टोरी में आपको समझाता हूँ कि जो गरीब किसान थे, भूमिहीन किसान थे, बेचारे खेती करते थे पर उनके पास खुद की जमीन नहीं थी और बहुत बुरा हाल था। तो ऐसे में ये जो संत विनोबा भावे थे ये सामने आए, इन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसको भूदान आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिए, भूदान आंदोलन कहा जाता है। उसमें उन्होंने क्या करा, गली गली गाँव गाँव घूमे। 1951 में आंदोलन शुरू हुआ था, गली गली गाँव गाँव गए और सभी जो जमींदार लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी उनसे अपील की, उनसे आग्रह किया कि आप अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा गरीब भूमिहीन किसानों को दान करें।
यानी जब आप जमीन का हिस्सा दान करोगे तो वो जमीन गरीब भूमिहीन किसानों को दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इन संत ये जो थे विनोबा भावे, बहुत सारे जमींदार जो थे इनकी बातों से प्रभावित हुए, क्योंकि इनके साथ कौन थे, इनके साथ महात्मा गांधी, इनके साथ अगर हम देखें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की यही विचारधारा थी, आप ये समझो, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, ठीक है। तो महात्मा गांधी की विचारधारा भी थी इसमें, और इसमें आपको जेपी नारायण भी शामिल थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी की जो मृत्यु थी वो 1948 में हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी यही बातें करते थे किसानों के लिए, कि किसान मजबूत होगा। और महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे संत विनोबा भावे। तो इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, जेपी नारायण, संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इनकी विचारधारा किसानों के प्रति एक जैसी है बिल्कुल। तीनों ही चाहते हैं कि किसानों का भला हो, ठीक है। तो संत विनोबा भावे ने गांव गांव जाकर, गली गली जाकर अपनी भूमि को कम से कम छठा हिस्सा दान करने की बात की, और लोगों ने दान करना शुरू कर दिया। और ऐसे में बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा हुआ, जिसे बाद में भूमिहीन किसानों को दिया गया। इसका असर अगर हम देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक वर्ड समझो, सर्वोदया। इसका मतलब ये होता है सभी का विकास, ठीक है, सभी का विकास की बात होती है। और दूसरा क्या है कि आपको पता है भारत के जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ पे रहते थे, गाँव में रहते थे। और ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या काम करते थे, खेती करते थे, यानी किसान थे। इसीलिए महात्मा गांधी किसान को मजबूत करने की बात करते थे, विनोबा भावे भी करते थे, और ज़्यादातर जो नेता थे वो किसानों की बात करते थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति। ये जो है संपूर्ण क्रांति, इनकी लाइफ का चौथा फेज समझ लो। हालांकि 3 फेज बताए जाते हैं, पर अगर इसको हम और टुकड़ों में देखें तो 4th फेज बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। एक समय ऐसा था जब जेपी नारायण मार्क्सवादी विचारधारा को मानते थे, समझ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये गांधी जी के प्रभाव में आए, और कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा को से प्रभावित हुए। फिर ये विनोबा भावे से जुड़े, और विनोबा भावे की बातों से बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर हो गए, और एकदम मतलब समर्पित हो गए देश के लिए, समाज सेवी बन चुके थे। इसीलिए तो कहते हैं कि 1955 के बाद इन्होंने देश की सक्रिय राजनीति तो छोड़ ही दी, और ये लग गए केवल समाज सेवा के काम में। जहाँ पे भी मतलब आंदोलन होता या कुछ होता तो ये वहाँ पे गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जाते थे, ठीक है। और चौथा फेज जो है इनकी लाइफ का, ये चौथा फेज जो मैं आपको बताऊंगा, ये है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति आपके सिलेबस में है। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से समझा सकता था, पर आपको इतना जानना भी जरूरी था, वरना आपके कई सारे टॉपिक आपके बीच में रह जाते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिक सारा समझा दिया मैंने। अब देखो क्या हुआ, आखिर संपूर्ण क्रांति की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों मतलब ऐसा हुआ। अब आप ये देखोगे कि जो नेहरू जो थे, वो नेहरू बहुत सम्मान करते थे जेपी का, ठीक है, जेपी नारायण का। और नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, जेपी इनके सामने बुजुर्ग थे एक तरह से, तो ये जेपी जो थे इसको इंदू बेटी कह के बुलाते थे। आपको याद होगा, अगर आपने कभी कोई प्रधानमंत्री सीरीज वगैरह अगर आपने देखी होगी तो वहां पे आपको पता होगा इंदू बेटी कहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो जेपी नारायण वर्सेज इंदिरा गांधी हो गया, ऐसा क्या हुआ जो जेपी नारायण एक तरफ और इंदिरा गांधी एक तरफ, वही इंदू बेटी जिसको इंदू बेटी कहते थे एक टाइम पे, उससे मतलब लड़ने जैसी स्थिति आ गई, ऐसा क्या हो गया। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए, जो जेपी नारायण थे ये समाज सेवी थे, आपको बता दिया समाज सेवी बन चुके थे, सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे। सत्ता का मोह था नहीं, अगर सत्ता का मोह होता ही नहीं तो जब नेहरू ने कैबिनेट में शामिल करने का ऑफर दिया था तुरंत शामिल हो जाते। और इतना आप ये लगा लो, नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था इनको। अगर ये चाहते तो शामिल होते राजनीति में, तो नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो बने थे वो नहीं बनते, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री की जगह इनको बनाया जाता, क्योंकि ये इतने जबरदस्त नेता थे। लेकिन इन्होंने राजनीति से, सक्रिय राजनीति से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखा था। ये समझो कि मतलब ये नहीं शामिल होना चाहते थे, इनको सत्ता का, कुर्सी का मोह था ही नहीं, ये समझिए। तो देखिए आखिर क्या क्या समस्या हुई जिसके कारण जेपी को दोबारा से आना पड़ा। आर्थिक समस्या को समझते हैं, मैं आपको पूरा बेस बनाते हुए ले चलूंगा ताकि आपको बिल्कुल स्टोरी दिमाग में बैठ जाए। देखिए क्या क्या हुआ जिसके कारण ये सारी कहानियां शुरू हो गई, आपातकाल वगैरह सब कुछ क्यों हुआ, उसका कारण देखिए। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या गरीबी हट गई थी? बिल्कुल नहीं हटी गरीबी, गरीब जो थे और गरीब होते गए। बांग्लादेश संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ा। 1971 में जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ, भारत जरूर जीत गया युद्ध, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। 80 लाख शरणार्थी जो थे वो भारत आ गए। पाकिस्तान से युद्ध हो गया। युद्ध में अमेरिकी सरकार ने भारत की कोई मदद नहीं की।
ऐसे में भारत को किससे मदद लेनी पड़ी? सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। आप देखोगे कि भारत के साथ कितना कितना बुरा हुआ इस समय में। पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में डालते जाओ, इतने सारे पॉइंट बनाए, लिख लो, आप बाद में भूल जाओगे। तेल की कीमतें जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको पता है कि देश में महंगाई भी बढ़ती है। 1973 में बताऊं तो 23% की महंगाई थी, बढ़ी थी। 1974 में 30%, 30% महंगाई बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग परेशान हो गए, त्राहिमाम मच गया हर तरफ। सरकारी कर्मचारियों का सरकार को वेतन रोकना पड़ा। अब जब सरकारी कर्मचारियों का सरकार ने वेतन रोक लिया तो सरकारी कर्मचारी चुप थोड़ी बैठेंगे, उन्होंने भी विरोध आंदोलन, हड़ताल करना शुरू कर दिया। सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और इसी समय मानसून भी अगर देखा जाए असफल था। देश में सूखे जैसे हालात थे, कृषि की पैदावार जो थी उसमें गिरावट आ गई थी, बहुत ज्यादा समस्याएं थी इस समय में। जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस अवधि में कुछ ऐसे समूह भी सामने आ गए जो संसद वाली नीति, मतलब संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जो कि मार्क्सवादी, और समझिए यही मार्क्सवादी विचारधारा से जयप्रकाश नारायण प्रभावित थे। लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा जो है आपको सही जरूर लगेगी अगर आप गरीब पृष्ठभूमि से हो, और अगर आप मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा में हिंसा का सहारा लिया जाता है, इसमें हिंसा की बात होती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है अगर गांधीवादी विचारधारा से देखते हो तो कुछ ऐसे थे जो मार्क्सवादी, लेनिनवादी को बहुत मानते थे विचारधारा को। इनको माओवादी या नक्सलवादी भी कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल में ये ज्यादा सक्रिय एक्टिव है। और नक्सलवादी जो है ये शुरुआत ही पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है और बाद में ये कई राज्यों में फैल गया। और इन्होंने क्या करा, हथियार उठा लिए सरकार के खिलाफ, लड़ाई झगड़ा मारकाट सब कुछ जो था वो शुरू हो गया। तो ये पूरा का पूरा ऐसा माहौल हो गया। जब पूरे देश में ऐसा माहौल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, मॉनसून असफल, कृषि की पैदावार घट गई, सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा, तेल की कीमत बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होना था, लोग सारे सड़कों पे आने लगे। शुरुआत हो गई गुजरात और बिहार के आंदोलन से। ये स्टूडेंट आंदोलन थे। अब देखिए इसी स्टूडेंट आंदोलन से कई सारे राजनीति के या फिर आप कई सारे नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली थी। आप यहां से समझ लो गुजरात और बिहार के आंदोलन से। आगे मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का स्टूडेंट आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी उस समय। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के जो छात्र थे उन्होंने खाद्यान्न का संकट हो रहा था, खाद्य और तेल वगैरह जो था इनकी जो और अन्य वस्तु जो थी इनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टी जो थी वो शामिल हो गई। अब यहां पे आप समझिए आंदोलन किसका है, आप कहोगे स्टूडेंट का है। किसके खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है स्टूडेंट का आंदोलन। तो स्टूडेंट को सपोर्ट करने कौन आ गए, अन्य राजनीतिक पार्टियां। क्यों, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। क्योंकि जो विपक्ष होता है वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में होता है कि कहां पे सत्ता के जो सत्ता दल है उसको दबाने का मौका मिले, या फिर कहीं मतलब उसकी कमियां नजर आए तो हम उसको चमकाएं। तो ये वाली कहानी चल रही थी पूरी। आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। विपक्षी दलों ने दोबारा से चुनाव कराने की मांग कर दी। उन्होंने कहा भाई कि दोबारा चुनाव होने चाहिए। मोरारजी देसाई, ये वही मोरारजी देसाई, आपको याद होगा इंदिरा गांधी की ये पहले ही पीएम बनना चाहते थे। इंदिरा गांधी से भी टक्कर थी इनकी, इंदिरा गांधी से वैसे ही नाराज रहते थे बहुत ज्यादा। तो मोरारजी देसाई ने कहा अगर चुनाव नहीं हुआ ना दोबारा तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। दबाव में सरकार बहुत ज्यादा आई। 1975 में सरकार ने बोला चलो ठीक है भाई चुनाव करा लेते हैं। 1975 में चुनाव कराए गए और क्या होना था, कांग्रेस हारनी थी। क्यों हारनी थी कांग्रेस, अब आपने इतने सारे मुद्दे पढ़े, भ्रष्टाचार हो रहा है, खाद्यान्न संकट हो रहा है, चीजों की कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका जा रहा है, इतना कुछ देश में अगर हो रहा है तो सरकार क्या होगी, सरकार हार जाएगी। वही हुआ, सरकार हार गई। अब गुजरात में सरकार हार गई, ठीक है, कोई दूसरी सरकार आई होगी तो कहीं ना कहीं इस चीज से कॉन्फिडेंस आ गया अन्य जगह। तो ऐसे ही आंदोलन शुरू हो गया बिहार में। अब देखिए यहां पे ये आंदोलन जो था आपने देखा कि 1974 में जनवरी में शुरू हुआ था, जनवरी में ये कहानी हुई। इसके बाद मार्च में भी कुछ ऐसा ही आंदोलन जो था बिहार के स्टूडेंट ने भी छेड़ दिया। और इसका कारण क्या था आंदोलन का, इसका भी वही कारण था कि कीमतें जो थी बहुत बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, खाद्यान्न संकट बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार बहुत हो गया था। तो स्टूडेंट जो थे आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा था इनका, सभी थे।
इन स्टूडेंट को ऐसा लगा कि हमारे आंदोलन में एक बड़ा नेता चाहिए हमें, यानी हमारे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए। तो किसे बुलाया जाए, तो उनके सामने एक ही नाम था, जयप्रकाश नारायण। क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, और सत्ता का मोह नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सत्ता के लालची नहीं थे बिल्कुल भी। स्टूडेंट ने इनको निमंत्रण भेजा, और आपको पता है जेपी तो समाज सेवी थे, इन्होंने उनकी जो बातें थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि इस समय में ये समाज सेवी बन चुके थे, राजनीति तो छोड़ चुके थे, तो मतलब चुनाव तो लड़ेंगे नहीं आके, लेकिन ये तो है कि भाई स्टूडेंट का साथ तो दे सकते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। जेपी ने क्या कहा, जेपी ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी कि आंदोलन में बिल्कुल भी हिंसा नहीं होगी। ठीक है, आंदोलन में लड़ाई झगड़ा मार काट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सी भी हिंसा हुई तो मैं आंदोलन छोड़ दूंगा। तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम बिल्कुल भी हिंसा नहीं होने देंगे अपने आंदोलन में। उन्होंने क्या आगे देखो, ये जो शर्त रखी कि आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको हम पूरे राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाएंगे। तो जीवन के हर क्षेत्र के लोग जो थे आंदोलन में शामिल हो गए, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, ज्यादातर लोग जो थे इनके साथ शामिल होने लगे। क्यों शामिल होने लगे? क्योंकि देश में इतना बुरा हाल हो रहा था उस समय में, सभी वर्ग के लोग परेशान थे, और इन्होंने आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का, कि संपूर्ण क्रांति आ जाओ, सारे टोटल रिवॉल्यूशन, सभी आ जाओ, चाहे कोई पुलिस का कर्मचारी हो, सेना का कर्मचारी हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हमारे साथ जुड़ जाओ। और ये देश में इतना बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन है, आप सोच नहीं सकते कि दिल्ली का जो रामलीला मैदान है, इतना बड़ा रामलीला मैदान है, पूरा का पूरा भर गया था। और ये जो रैली हुई थी ना, आज तक भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, इतने लोग इस आंदोलन से जुड़े थे। तो जेपी नारायण जो था एक बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में केवल आपको जेपी नारायण के बारे में ही बताया है। अब इसी बात को, ये जो जेपी नारायण का आंदोलन है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसको किसी अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, और इसको ले जाएंगे इमरजेंसी की तरफ। अब जब आप इमरजेंसी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा इमरजेंसी, और आपको बिल्कुल याद रहेगा ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे वैसे हुआ था, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।